हाँ जी, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी का जो रिकॉर्डेड क्लास का जो पार्टीशन चल रहा है, इसमें हमें आज देखना है कि राजस्थान ज्योग्राफी पश्चिमी मैदानी प्रदेश, पश्चिम रुस्तले प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और अब जो तीसरा पार्ट आने वाला है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में हमें ये देखना है कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, किस प्रकार की इसमें जलवायु पाई जाती है, कितनी इसमें वर्षा होती है, किस किस क्षेत्रों को मिला के इसे पूर्वी मैदानों का निर्माण हुआ है। पूर्वी जो मैदान है, उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसी का क्या है भाग है। और इसमें देखे इसका निर्माण के लिए देखे 33 सागर के जो अवशेष है इसके पाए जाते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो दो भौतिक प्रदेश है वो 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं। बात करें गोंडवाना में, जिसमें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है वह दोनों किसके भाग है, गोंडवाना लैंड के। बल्कि जो मैदानी क्षेत्र है दोनों, इसमें मरुस्थल, इसमें मैदान है। बात इतनी सी है कि इसमें टीले पाई जाती है, इसमें समतल भूमि पाई जाती है। ये दोनों का जो निर्माण हो 33 सागर से हुआ है। अब जो बात करते हैं, जो पूर्वी का जो मैदानी प्रदेश है, ये जो हिमालय के दक्षिण के अंदर जो पाया जाता है, उत्तर का विशाल मैदान भारत का, उस उत्तर के विशाल के मैदान का ही भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी विशेषताएं क्या क्या है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इस पूरी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो ये किसका भाग है। सबसे पहले बात करते हैं ये किसका भाग है, 33 सागर का। 33 सागर का भाग है। इसके बाद में बात करते हैं जो राजस्थान के जो कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पाया जाता है, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 23% भाग पर क्या पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। मैप के माध्यम से बात करते हैं। यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है, इसके सारे सारे या पूर्व की ओर बात करें तो ये जो क्षेत्र आता है किसका आता है, पूर्वी। इसमें देखते हैं कि जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है इसके इस तरफ तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो बीच वाला क्षेत्र था इसमें कौन सा भाग था, अरावली। अब इसके जो पूर्व में भाग है या बात करें उत्तर पूर्व में जो क्षेत्र है, इसको नाम दिया गया उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश या उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब इसमें हमें देखना है कि जो उत्तरी पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है इसकी विशेषता किस प्रकार की रही है, इस किसका भाग है, 33 सागर का तो भाग है। कुल यहाँ पे जो बात करें कि क्षेत्रफल कितना है वो है 23.23%। जनसंख्या की बात करते हैं, यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है 39%। तो कुल बात करें यहाँ पे क्षेत्रफल की तो 23%, जनसंख्या की बात करते हैं यहाँ पे कितनी है, 39%। अब ये जो पूरी मैदानी क्षेत्र है ये बात करें किसका भाग है, तो भारत के उत्तर का विशाल मैदान, मैदान का क्या है, भाग है। ठीक। अब इसमें बात करें कि उत्तर के विशाल मैदान में कौन सी नदी जिसके अपवा क्षेत्र की बात करें उसके मैदानी क्षेत्र के अंदर आता है, तो भारत की जो गंगा नदी है, गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र का भाग है। ठीक है। जो गंगा नदी है इसी का जो भाग है, राजस्थान का जो मैदानी क्षेत्र है वो इसी का भाग है, इसका गंगा नदी का। और बात करेगी क्षेत्रफल की तो उत्तर का जो विशाल मैदान है भारत का, उसी का जो गंगा नदी क्षेत्र है उसी का भाग है कौन सा, राजस्थान का मैदानी क्षेत्र। अब बात करते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है इसका ढाल किस तरफ है, तो ढाल की बात करते हैं, इसका ढाल है कौन सी तरफ, पूर्व की तरफ। और ये जो अरावली है, अरावली के पूर्व में स्थित है। देखिए अब इसमें हमें विशेषता देखनी है। पूरी मैदान की बात की 33 सागर, यानी कि जो 33 सागर था अंगारालैंड, गोंडवाना 33 सागर था। 33 सागर में अवसाद के जमा होने से धीरे धीरे अवसाद के रूप में भर गया। तो उस भरने से जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण वो कौन सा है, पूरी मैदानी क्षेत्र। उत्तर का जो विशाल मैदान इसी का भाग है कौन, राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बात करें यहाँ पे जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या की बात करें 39% है। भारत के उत्तर का विशाल मैदान इसी का भाग है क्या, पूर्वी मैदान। और उत्तर के विशाल मैदान में भी जो गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, गंगा नदी का जो मैदान है इसी का भाग है राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ढाल की बात है, ढाल किस तरह पूर्व की ओर, पूर्व की ओर किस, इसके ढाल की हमें बात करेगी अनुमान कैसे लगता है, तो बात करें इसमें ढाल में कि जो राजस्थान के अंदर जो बनास नदी है या जो चंबल नदी है, बाणगंगा नदी है, जो अन्य कोई भी नदियां जो वो उनका प्रवाह किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका ढाल किस तरफ हो जाएगा, पूर्व की तरफ।
अरावली के पूर्व में स्थित है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो फसल है कौन सी बोई जाती है, गेहूं, जो, चना। वर्षा की बात करते हैं इसमें तो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा नीचे कट के स्कोर देखते हैं। इस तरह बात करते हैं वर्षा की। पचास सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब कैसे होती है, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा अरावली के सारे सारे राजस्थान को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। तो 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु यहाँ पर आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, यहाँ पर आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इसमें देखते हैं कि जो मिट्टी है वो कौन सी पाई जाती है। मिट्टी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि मैदानों में जहां पर नदियां बाढ़ की समस्या पैदा करती है तो वहां पर जो मिट्टी अपने साथ आती है, कौन सी मिट्टी लाती है, जलोढ़ मिट्टी। अब इस जलोढ़ में भी हमें देखना है कि जो इसका जो उपवा क्षेत्र आएगा कौन कौन सी नदियों से मिलकर बना, उसमें भी जलोढ़ अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं किस किस से मिलकर बना हुई है, तो इसके अंदर जो राजस्थान में बनास बेसिन, चंबल बेसिन, बाण गंगा बेसिन और माही बेसिन, ये जो क्षेत्र है वो राजस्थान के मैदानी प्रदेश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब चार भाग कौन से हैं, पहला है चंबल बेसिन, दूसरा है बनास बेसिन, तीसरा है माही बेसिन, चौथा कौन सा है इसमें, बाणगंगा बेसिन। ठीक है, अब देखते हैं सबसे ज्यादा जो अपवा क्षेत्र की बात करें इसमें चंबल नदी का आता है, उसके बाद बनास नदी आता है, फिर बात करें यहाँ पे मायर, फिर बाणगंगा है। बाणगंगा एकमात्र ऐसी नदी है, इसके बाद नदियों में जब बात करेंगे तब देखेंगे जो बाणगंगा राजस्थान के अंदर पूरी राजस्थान में बारिश के समय बाढ़ की समस्या पैदा करने वाली क्या है, नदी है, कौन सी, बाणगंगा। अब पहले बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी वाला जो पार्ट है इसमें जीके क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं और इसकी विशेषता किस प्रकार की रही है। बात करें यहाँ पे वर्षा की, यानी कि पूरी मैदानी प्रदेश में वर्षा कितनी थी, 50 से 80 सेंटीमीटर। जलवायु आर्द्र, मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है जलोढ़ प्रकार की, इसका ढाल है पूर्व की तरफ। और इसमें जो फसल है गेहूं, जो, चना। और इसमें बात करें इसका औसत ढाल कितना है, औसत ढाल, औसत जो ढाल है 200 से 300 जो मीटर है उसके आसपास है, यानी कि जो औसत इसका ढाल कितना है, 200 से 300, या अधिकतम की बात करें यहाँ पे तो अधिकतम 200 से 300 या 200 से 500 मीटर के आसपास इसका क्या है, ढाल है। अधिकतम पूछेगा तो 200 से 500 तक हमें याद रखना है कि आप पूछेंगे राजस्थान का पूर्वी ढाल कितना है, तो इसका औसत रूप से देखें 200 से 500 मीटर के आसपास इसका क्या है, ढाल है। और बात करें इसका ढाल किस तरफ है, पूर्व की तरफ है, जो नदी है जो क्या है पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। अब देखते हैं कि चंबल बेसिन की विशेषताएं क्या है। बात करते हैं चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि इसकी जीके में कि इसमें जो नहरी क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी मैदानी के अंदर, तो यहाँ पे भरतपुर नहर, और गुड़गांव नहर। ठीक है, और इसमें सिंचाई की बात करते हैं, यानी पूरी मैदान में जो सिंचाई होती है वो किससे होती है, कुओं व नलकूपों से। और सबसे बड़ी विशेषता जो कि अधिकतर क्वेश्चन पूछने की संभावना सर्वाधिक होती है, तो क्वेश्चन कहा जाता है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक पदार्थ है जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है।
राजस्थान का हृदय वाला जिले की बात करें तो अजमेर आएगा, लेकिन ये पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है, उसमें कौन सा आएगा? पूरी मैदानी प्रदेश। तो राजस्थान का हृदय, ठीक है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश को, ठीक है। इसके बाद में एक खास बात इसकी और है कि राजस्थान में जो पूरी मैदान है, तो राजस्थान का खाद्यान्न खाद्यान्न का कटोरा भी किसे कहा जाता है? पूरी मैदानी प्रदेश को कहा जाता है। खाद्यान्न का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मैदानी प्रदेश सर्वाधिक यहाँ पे कृषि करने के कारण जो कि पूरी मैदान है, यहाँ पे जीविकोपार्जन के लिए लोगों के लिए बात करेगी कि जो फसलें सर्वाधिक यहाँ पे की जाती है, तो जिससे लोगों के जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तीन आवश्यक होता है, उससे जो अधिकतर जो राजस्थान है, इसमें अगर अन्न की बात करें, जो खाने योग्य जो अन्न, चावल है, गेहूं है, जो है, चना है, इस प्रकार की जो फसल की बात करें तो पूरी मैदानी क्षेत्र के अंदर की जाती है, जिससे राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा भी इसे कहा जाता है। अब दो बात याद रखिए, ये जो बात है वो मेन जरूरी है कि राजस्थान का हृदय क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान के जीवन यापन के लिए में रोटी, कपड़ा, मकान आवश्यक है, तो जो खाद्यान्न की सर्वाधिक जो आपूर्ति है वो पूरी मैदानी प्रदेश करते हैं। पूरी मैदान खाद्यान्न की आपूर्ति करने के कारण इसे राजस्थान का हृदय क्षेत्र, ठीक है, कहा जाता है। किसे? अब अजमेर को बात करें तो अजमेर किस में आ जाता है? अपने अरावली पर्वत वाले क्षेत्र में। इसमें बात करें, केट तिजारा है, कोटपुतली, बहरोड है, डीग है, भरतपुर है, जयपुर है, दौसा है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, करौली है। यहाँ पे बात करेगी नीचे कोटा है। इस तरफ आगे हम और चलते हैं कि जैसे राजसमंद है, इसका कुछ क्षेत्र आ जाता है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है जिसके अंदर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कृषि की जाती है, तो इसमें सर्वाधिक कृषि करने के कारण यहाँ पे राजस्थान का कटोरा भी कहा जाता है और हृदय स्थल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषता है। और नहर की बात करें, पूरी मैदानों के अंदर जो नहर है सिंचाई के लिए की जाती है, तो वहां पे भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर जो राजस्थान के पूरी मैदानों में प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं चंबल बेसिन। इस चंबल बेसिन में जो महत्वपूर्ण नदी है वह कौन सी है? चंबल। जिसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम सर्वाधिक प्रवाह और मिलान। अब देखो, उद्गम तो होती है एमपी से, सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र आता है राजस्थान में, और मिलन स्थल कहां पे इसका? यूपी में, ठीक है। ये चीजें में याद रखनी। उद्गम एमपी से, सर्वाधिक प्रवाह राजस्थान में, और मिलन स्थान कहां पे? यूपी में। और यहाँ पे इसके बाद में कहां पे चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो चंबल जो है, इसे फेमस, इसका जो प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रवाह क्षेत्र के अंदर जिले आते हैं वो कौन सा आता है? झालावाड़, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। अब इसके बाद में और देते हैं तो जो चित्तौड़ से प्रवेश करती है, तो यहाँ पे चित्तौड़ का क्षेत्र भी इसमें प्रवाह क्षेत्र में आता है, ठीक है। झालावाड़ है, कोटा, झालावाड़ की तो प्रभावित नहीं होती, लेकिन इसका जो प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो झालावाड़ में आता है। झालावाड़ है, कोटा है, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या होती है? चंबल नदी का बेसिन या चंबल नदी क्षेत्र इसमें आता है। अब चंबल नदी में बात करते हैं कि जो इसे उत्खात भूमि है, ठीक है, उत्खात भूमि है, तो वो क्या होती है? उत्खात भूमि उत्खात भूमि क्या है? चंबल नदी क्षेत्र में उत्खात भूमि का अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उत्खात भूमि के बाद में इसे हम देखें, कई बार एक नाम और आता है डांग क्षेत्र, ठीक है। उत्खात भूमि या डांग स्थलाकृति। अब इसमें क्या उत्खात भूमि या डांग क्षेत्र क्या है? यह है वो क्षेत्र है जिसके अंदर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्र है डांग क्षेत्र है उत्खात भूमि वाला, सर्वाधिक उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है। कहीं पर ऊंचा क्षेत्र, कहीं पर नीचा है, कहीं पर बात करेगी सर्वाधिक चंबल द्वारा कटाव करने के कारण ये जो क्षेत्र है वो कृषि करने योग्य नहीं है। जब कृषि करने योग्य नहीं है तो डांग क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे सर्वाधिक डाकुओं की शरण स्थली भी है,
कौन सा क्षेत्र? उत्खात, क्योंकि दिन में चोरी, रात में चोरी करते हैं, दिन में इस पहाड़ी, इस जो उत्खात भूमि इसके अंदर आके छुप जाते हैं। तो सर्वाधिक उत्खात भूमि की बात करें या डांग क्षेत्र की बात, चंबल बेसिन के अंदर आता है। ये उत्खात भूमि वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंदर, रिट की एग्जाम लगी थी उसके अंदर, कि उत्खात भूमि, उत्खात स्थलाकृति किस नदी द्वारा निर्मित की जाती है या किस नदी प्रवाह क्षेत्र में आती है? तो चंबल नदी में। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्खात भूमि स्थित है चंबल में, माही में, या बात करें दामोदर में, कृष्णा में, ऐसे कुछ नाम है जिसके अंदर नाम करेगी कि जो चंबल है वो उत्खात भूमि स्थलाकृति निर्माण करे। सर्व संपूर्ण भारत में अगर पूछा गया तो भी किसका नाम आएगा? चंबल का ही नाम आएगा। तो चंबल भूमि या उत्खात भूमि या डांग जो स्थलाकृति क्षेत्र वो कहां पे आता है? कोटा के, सॉरी, चंबल नदी प्रवाह क्षेत्र में आता है। इसमें बात करें कि है क्या? उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ हुआ है, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा क्षेत्र है जो कि कृषि के लिए अयोग्य है। कृषि के लिए क्या है? अयोग्य। कृषि के लिए अनुपलब्ध है। ठीक है, कृषि के लिए क्या है? अनुपलब्ध है। अब इसमें बात करते हैं कि सर्वाधिक उत्खात भूमि कौन सी जिले में आती है? तो सर्वाधिक जो उत्खात भूमि वो आती है कौन से में? धौलपुर में। बीहड़ भूमि आती है कहां पे? करौली में। ठीक है, बीहड़ क्या है वो भी देखेंगे। तो सर्वाधिक उत्खात भूमि कौन सी जगह आती है? करौली में। ठीक है, दूसरी बात ये देखते हैं कि कृषि के लिए जो अनुकूल क्षेत्र है उसे उत्खात कहा जाता है डांग क्षेत्र के नाम से। डांग क्षेत्र से क्यों कहा जाता है? क्यों? स्थानीय भाषा में इसे डांग कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? इस उत्खात भूमि को कहा जाता है डांग क्षेत्र। और एक क्वेश्चन आता है डांग की रानी, वो किसे कहा जाता है? करौली को। डांग की भूमि भी किसे कहा जाता है? सॉरी, डांग की रानी भी किसे कहा जाता है? करौली को। और स्थानीय भाषा में उत्खात भूमि को ही करौली के अंदर स्थानीय भाषा में कहा जाता है डांग। ठीक है, बीहड़ भूमि की बात करें वो कौन सी जगह आएगी? धौलपुर में। सर्वाधिक ये बात रखनी, बीहड़ भूमि धौलपुर में है। उत्खात भूमि या डांग क्षेत्र कौन सी जगह है? करौली के अंदर है। और डांग की रानी भी किसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। अब इसके बाद में इसमें और देखते हैं कि जो बीहड़ भूमि है, बीहड़ जो भूमि है, ये बीहड़ भूमि क्या है? ये बीहड़ भूमि है कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक किया जाता है। अब एक बात, ये अवनालिका क्या है? अवनालिका ये है कि जिस क्षेत्र में चंबल नदी प्रवाहित होती है, तो जो समतली क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, इसके अंदर जब प्रवाहित होती है तो तीव्र गति से जब बहती है तो मिट्टी का कटाव होती है, बीच में से बहुत ज्यादा गहराई तक कटाव करती है, और जो किनारों वाला जो क्षेत्र है, स्थलीय भाग है, वो ऊपर रह जाता है। तो बीच में नीचे की ओर अधिक कटाव कर देती है, और दोनों तरफ का जो भाग ऊंचा रह जाता है, तो उसे अवनालिका के नाम से जाना जाता है। अवनालिका के रूप में उसका क्या करती है? अपर्दन करती है। तो अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक। अब देखो, तीन चीज या चार चीज बात रखेंगे। बीहड़, उत्खात, ठीक है, एक तो बीहड़ है, एक उत्खात है। इसके बाद में देखते हैं कि जो अवनालिका जो अपर्दन है, यानी अवनालिका अपर्दन, बीहड़, उत्खात, डांग, ये जो क्षेत्र है किससे संबंधित है? चंबल नदी बेसिन से संबंधित है। चंबल नदी बेसिन संबंधित होने के कारण ये जो प्रवाह क्षेत्र है चंबल नदी का, तो डांग, उत्खात, बीहड़, अवनालिका, ये सभी एक दूसरे से सम्मिलित रूप से क्या संपर्क में कैसे है? चंबल नदी प्रवाहित हो रही है, ये सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कर रही है, दोनों तरफ के भाग ऊपर, बीच वाले क्षेत्रों को सर्वाधिक कटाव कर देती है। जब बीच वाले भाग का सर्वाधिक कटाव कर देती है तो उस तरीके से हो जाएगा, उबड़ खाबड़ हो जाएगा, जाहिर सी बात। ठीक है, उत्खात और डांग के अंदर फर्क इतना है कि इसके अंदर चंबल नदी के अलावा भी जो उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, उसे सम्मिलित रूप से उत्खात या डांग कहा जाता है। और जो बीहड़ या जो क्षेत्र है, इसके अंदर जो चंबल नदी है, इसकी धाराओं द्वारा अवनालिका अपर्दन कर दिया जाता है या
खड्डे के रूप में या बात करें नाल के रूप में या गर्त के रूप में जिस प्रकार की आकृति बना दी जाती है तो उसी का कहा जाता है उत्खाद का, सॉरी यहाँ पे बीहड़ कहा जाता है। तो वो भी कृषि के लिए उपयोगी नहीं, उसमें भी सर्वाधिक डाकुओं की शरण स्थली होती है। तो ये जो क्षेत्र है सभी चंबल नदी से संबंधित ही है। ठीक है, उत्खाद भी अगर बात करें चंबल नदी जब कटाव करे तो वो भी उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र हो रहा है, तो उसके का क्या नाम दे दिया जाएगा, उत्खाद या डांग। अब जो बीहड़ भूमि है वो सर्वाधिक किस जिले के अंदर है, तो बीहड़ के विस्तार की बात है तो कोटा से लेके धौलपुर तक इसका क्या है विस्तार है। यानी कि बीहड़ का विस्तार की बात करें, बीहड़ का जो विस्तार है, ये जो विस्तार है कोटा से धौलपुर तक। लेकिन सर्वाधिक बात करें यहाँ पे जो बीहड़ है वो कौन सी जगह पाई जाती है, तो सर्वाधिक जो बीहड़ भूमि है वो पाई जाती है कौन सी जगह, धौलपुर के अंदर पाई जाती है। उत्खाद की बात करें तो कहां पे पाई जाएगी, करौली के अंदर। और बीहड़ की बात करें तो कौन सी जगह पाई जाएगी, धौलपुर के अंदर। इसका विस्तार की बात है तो कोटा से लेकर जो धौलपुर है यहाँ तक जो चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, या बात करें कोटा से जो धौलपुर है वहां तक की जो दो राज्यों के बीच में सीमा क्षेत्र का निर्धारण भी करती है, कौन सी नदी, चंबल नदी। सर्वाधिक की बात करें बीहड़, सर्वाधिक जो बीहड़ है वो कौन सी जगह है, धौलपुर में। यहाँ पे सर्वाधिक बीहड़ कौन सी जगह, धौलपुर के अंदर है। अब बात करते हैं जो धौलपुर है, इस क्षेत्र में बीहड़ सॉरी कोटा से लेके धौलपुर तक ये क्या करती है, राज्यों के बीच में सीमा निर्धारण करती है। कौन कौन से राज्य आते हैं इसमें, राजस्थान प्लस एमपी। इन दोनों के मध्य धौलपुर से लेके सॉरी कोटा से लेके धौलपुर तक दोनों की क्या करती है, सीमा बनाती है, कौन सी नदी, चंबल नदी। और सर्वाधिक बात करें यहाँ पे बीहड़ धौलपुर के अंदर है, और धौलपुर में बीहड़ का कारण वो है कि जो नदी द्वारा सर्वाधिक कटाव करने के कारण वहां पर उबड़ खाबड़ प्रकार की जो स्थलाकृतियां बना दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। इसी के साथ में जो डांग विकास जो कार्यक्रम है, ठीक है, यानी जो डांग विकास जो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, क्षेत्रीय विकास जो कार्यक्रम है वह 1994 से 1995 में शुरू किया गया। और कितने जिलों के अंदर शुरू किया गया, 8 जिलों के अंदर शुरू किया गया है। 8 जिलों के अंदर शुरू किया गया। अब इसमें बात करते हैं 8 जिले कौन कौन से हैं, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा, कोटा कोटा के बाद में बात करते हैं सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। एक और आ गया, झालावाड़ है, बारा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। इसके बाद में और इसमें देखे तो और एक और आ गया इसमें भरतपुर। ठीक है, तो 8 जिले कौन कौन से इसके अंदर, झालावाड़ है, बारा है, बूंदी है, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और भरतपुर। इसके अंदर जो है ये डांग क्षेत्र है, उत्खात भूमि के अंदर डाकुओं की शरण स्थली है, इसे डाकुओं से मुक्त डाकुओं से मुक्त करने, सामाजिक विकास करने आदि के लिए इसका कार्यक्रम को शुरू किया गया, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। दूसरी बात और है, चंबल के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, वो किस प्रकार की पाई जाती है। अब देखिए जहां पर जो नदियां प्रवाहित होती है वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, लेकिन जो चंबल का जो क्षेत्र है इसके अंदर जो मिट्टी है वो थोड़ी अलग प्रकार की पाई जाएगी। किस प्रकार की पाई जाएगी यहाँ पर मिट्टी, जो मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर जलोढ़ प्रकार की तो है, लेकिन जो जलोढ़ में भी कैसी है, काली जलोढ़ मिट्टी है।
अब काली जलोढ़ मिट्टी कैसे है? चंबल नदी का प्रवाह कहां से होता है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से होने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद में यूपी में चली जाती है। लेकिन जहां से इसका उद्गम होकर राजस्थान के अंदर प्रवेश करके आती है, तो वहां पे जो पठारी क्षेत्र है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुआ है। दरारी उद्भेदन का मतलब ये है कि बहुत सारी दरारों के रूप में इससे पठार का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी छिद्र के रूप में जब छिद्र के रूप में ज्वालामुखी पड़ती है, तो वहां पे पर्वत का निर्माण होता है। दो बातें ये भी है, ज्वालामुखी एक छिद्र के रूप में जब बाहर निकलती है तो पर्वत का निर्माण होता है। अनेक दरारों से जब ज्वालामुखी निकलती है, तो वहां पे ज्वालामुखी जो पठार है इसका निर्माण होता है। लेकिन जब ज्वालामुखी फटती है, तो वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है, बात करें कि उसके अंदर जो आसपास की जो मिट्टी है उसको किस प्रकार की कर देती है? काले प्रकार की। तो जब चंबल नदी वहां से प्रवाहित होकर आती है, तो जलोढ़ मिट्टी तो साथ में लाती है, लेकिन जलोढ़ों में भी किस प्रकार की मिट्टी लाती है? काली जलोढ़ मिट्टी। याद रखना है, जलोढ़ के अंदर जो मिट्टी आती है, सॉरी चंबल क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी आती है वो काले प्रकार की मिट्टी आती है। और काले में भी बात करें किस प्रकार की? जलोढ़ प्रकार की। यानी काली जलोढ़ मृदा जो है किस प्रवाह क्षेत्र के अंदर आती है? चंबल नदी प्रवाह क्षेत्र के अंदर आती है। अब इसी के साथ में एक देखेंगे, जो माही बेसिन है इसके अंदर जो मिट्टी मिलेगी हमें लाल प्रकार की मिलेगी। जलोढ़ तो मिलेगी लेकिन लाल प्रकार की मिलेगी। चंबल के अंदर तो मिल रही है काली जलोढ़, वहां पे मिलेगी लाल प्रकार की। ठीक है, लाल जलोढ़ी मिट्टी की बात करेंगे। तो ये बात होगी चंबल के अंदर। सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर में। बात करें कोटा है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन सभी के अंदर जो बीहड़ भूमि पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक बीहड़ की बात करें तो कौन सी जगह पाई जाती है? धौलपुर के अंदर पाई जाती है। उत्खात भूमि या डांग क्षेत्र की बात करें तो करौली के अंदर है। डांग की रानी भी किसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। यहाँ पे बात करेगी जो डांग विकास कार्यक्रम 1994 से 95 में चलाया गया, जो कि राजस्थान के 8 जिलों के अंदर, सॉरी 8 जिलों के अंदर चलाया गया है। झालावाड़ है, बारा है, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और भरतपुर। इसके अंदर क्या करना है कि जो डाकू है इस उत्खात भूमि में या बीहड़ के अंदर बात करें या डांग के अंदर बात करें, रात को चोरी करके यहाँ पे छुपते हैं दिन में, तो इनको यहाँ से मुक्त कराने के लिए इस क्षेत्र को और यहाँ पे सामाजिक विकास कार्यक्रम विकसित करने के लिए डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की क्वेश्चन दो ही पूछे जाते हैं कि डांग विकास कार्यक्रम कितने जिलों में कार्यरत है, या डांग विकास कार्यक्रम को शुरू कब किया गया? तो 1994 से 95 के अंदर इसको चालू किया गया है। बात करें जो चंबल बेसिन है, यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंबल बेसिन इसमें मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। तो हमें जाहिर सी बात है कि जहाँ पे नदियां प्रवाहित होती है वहां पे हमें एक चीज बताई गई है कि जो नदी है वहां पे जो मिट्टी पाई जाएगी किस प्रकार की पाई जाएगी? जलोढ़ प्रकार की। लेकिन हमें यह भी देखना है कि जो नदी किस क्षेत्र से प्रवाहित होकर आ रही है, जिस क्षेत्र से प्रवाहित होकर आ रही है उसमें उसी प्रकार की मृदा को साथ में लेके आएगी। तो जो ये पठारी क्षेत्र से निकल के आ रही है, तो अपने साथ में जो काली में जलोढ़ मिट्टी है इसको अपने साथ में बहा कर लेके आती है। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, तो किस प्रकार की काली मिट्टी या काली जलोढ़ी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे बात करें कि जो राजस्थान के अंदर जो ये चंबल बेसिन वाला जो क्षेत्र है, इसकी जो या बात करें चंबल नदी की, जो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो वृक्षाकार है। याद रखना है, वृक्षाकार या पंजाकार प्रकार का इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र की बात करें राजस्थान के अंदर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र आता है। और राजस्थान में बात करें इसमें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। इसमें 4 बांध बने हुए हैं। जो बांध है उस हम नदी का जो पार्टीशन जब पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। तो ये बात होगी राजस्थान के अंदर जो पूरी मैदानी प्रदेश है इसके अंदर चंबल बेसिन की। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे छप्पन का बेसिन या माही बेसिन की। जहां तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम।